नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः प्रकाश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक है हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। ये जो क्लासें रहने वाली बेसिकली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, आरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीसी में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, उन सब के लिए क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट क्लास में हमने चौहान वंश देखा था और आज जो है चौहान वंश में एक राजा रहेगा अर्णोराज्य, जिसको अपन अजय चौहान के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज के इसके बाद पढ़ेंगे अर्णोराज के बारे में। आ जाइए, है ना। अर्णोराज को कहीं कहीं पुस्तकों में इसका नाम आनाजी चौहान भी मिलता है। क्या मिलता है इनका नाम? आनाजी चौहान भी इसका नाम मिलता है। अब अर्णोराज जो टाइम पीरियड है वो 1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक का जो समय है वो इनका समय रहेगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अपन आगे बात करते हैं। अब हम एक संबंध पढ़ेंगे, चौहान वर्सेस चालुक्य। मैं बता चुका हूं जो चालुक्य थे वो कहाँ के रहने वाले थे। चालुक्य थे वो बेसिकली गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के। और इस समय चालुक्यों में एक शासक था सिद्धराज चालुक्य। ये सिद्धराज चालुक्य क्या करता है? अजमेर पर आक्रमण करता है। ये आक्रमण कहाँ कर रहा है? अजमेर पर आक्रमण करेगा। और जब अजमेर पर आक्रमण करेगा तो अजमेर का राजा कौन? अर्णोराज। और इस आक्रमण में देखिए क्या होता है, कभी कभी आप कुछ ऐसा कार्य कर लेते हो जो इसमें आपको हार का सामना करना पड़ता है। आपकी गलती सबसे बड़ी वही रहती है। तो इसमें सिद्धराज की क्या हो जाती है? हार। इस युद्ध में सिद्धराज की क्या हो रही है? हार हो रही है। अब सिद्धराज की हार हो रही है, अर्णोराज की जीत हो रही है, तो सिद्धराज कहेगा भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तुझे क्या देना पड़ेगा? युद्ध हर जाना देना पड़ेगा। और युद्ध हर जाने के रूप में इस सिद्धराज की एक बेटी होती है। ठीक है, क्या नाम बेटा? कांचन देवी। इस कांचन देवी का जो विवाह है ना, इसे कांचन देवी का विवाह किसके साथ करवाया जाता है? अर्णोराज के साथ। इस कांचन देवी का विवाह किसके साथ करवाया जाता है? अर्णोराज के साथ करवाया जाता है। तो ये तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये चीज दिमाग में रखना कि चालुक्य वंश का एक शासक था सिद्धराज चालुक्य, वो अजमेर पर आक्रमण करता है। और जब अजमेर पर आक्रमण करता है तो उसकी हार हो जाती है। हार के कारण इसे अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह किसके साथ करना पड़ता है? अर्णोराज के साथ करना पड़ता है। ठीक है, अब सिद्धराज के बाद दूसरा जो राजा आता है, अब सिद्धराज के बाद दूसरा राजा कौन आएगा? कुमारपाल। सिद्धराज के बाद राजा कौन बनता है? कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल भी सिद्धराज की तरह किस पर आक्रमण करता है? अजमेर पर आक्रमण करता है। क्योंकि मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में कि गुजरात और राजस्थान की सीमा बिल्कुल चिपक के थी, सट के थी, अभी भी बिल्कुल चिपक के। तो क्या रहेगा, दोनों राजा अपने आप में अपना जो क्षेत्र रहेगा उसका विस्तार करना चाहते हैं। उनको ये डर था, कुमारपाल को डर था कि अजमेर की जो सीमा है वो हमारे गुजरात में ना आ जाए, और अजमेर वालों को ये टेंशन थी कि यार जो गुजरात है वो हमारे राजस्थान में सीमा टच नहीं कर ले। तो अजमेर पर कुमारपाल आक्रमण करता है और उस समय वहां का राजा कौन था? अर्णोराज। ठीक है, अजमेर का अभी भी शासक कौन है? अर्णोराज है। अर्णोराज। अब इस युद्ध में जो युद्ध ना हर बार अर्णोराज ही जीतेगा, इस युद्ध में अर्णोराज की हो जाती है हार हो जाती है। इस युद्ध में किसकी हार हो रही है? अर्णोराज की हार हो रही है। और जब अर्णोराज की हार हो रही है तो अब बारी किसकी थी? जिलहन की। अर्णोराज अपनी पुत्री क्या नाम बेटा? जिलहन। जिलहना, इमामना। इस जिलहना का विवाह किसके साथ करा जाता है? विवाह किसके साथ? कुमारपाल के साथ। दिमाग में रखना, ये जो युद्ध लड़ाया गया था किस किस के मध्य? कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य जो युद्ध लड़ाया गया था, ये युद्ध कहां पर लड़ा गया था? तो आबू में लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया? हमारे राजस्थान में आबू पड़ता है, माउंट आबू पड़ता है। माउंट आबू के अंदर क्या लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस सारे प्रकरण की जो जानकारी है, अगर आपसे पूछ ले कि सारे प्रकरण की जो जानकारी, एक बार लिख लीजिए आप, इस सारे प्रकरण की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? ये जो पूरी बात कर रहा हूं मैं कि सर बिना एविडेंस के अपन बात कर रहे हैं क्या? नहीं, बिना एविडेंस के अपन कोई बात नहीं करते। ये सारे प्रकरण की जो जानकारी है, एक लेखक है हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। और हेमचंद्र के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है दृश्राव्य महाकाव्य। दृश्राव्य महाकाव्य।
क्या नाम है, धृतराष्ट्रव्य महाकाव्य, ये पुस्तक लिखी गई है। और इसी पुस्तक के अंदर हमको ये पूरी क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। ये कौन थे, तो दिमाग में हेमचंद्र जो थे वो जैन आचार्य थे। क्या नाम है, कौन थे ये, जैन आचार्य थे। और ये किसके गुरु थे, तो ये कुमारपाल के गुरु। किसके गुरु है सब, ये कुमारपाल के, किसके गुरु है, ये कुमारपाल के गुरु है। यहां तक आपको सारी जो कंफ्यूजन हो क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। आ जाइए अब हम आगे बात करें और जानकारी हमको कहां से मिल रही है, तो आचार्य मेरुटुंग, क्या किसकी बात करेंगे, एक व्यक्ति है आचार्य मेरुटुंग, आचार्य मेरुटुंग। और आचार्य मेरुटुंग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ये क्या लिखी गई, आचार्य मेरुटुंग के द्वारा एक बुक लिखी गई, कौन सी, प्रबंध चिंतामणि। मोस्ट आईएमपी पुस्तक है, आईएमपी का लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, प्रबंध चिंतामणि। क्या नाम पुस्तक का, प्रबंध चिंतामणि। और प्रबंध चिंतामणि में आचार्य मेरुटुंग को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, या इस पुस्तक से हमको क्या जानकारी मिल रही है ना। आचार्य मेरुटुंग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी, तो पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम क्या है, प्रबंध चिंतामणि। इसके अंदर क्या जानकारी मिल रही है, तो कुमारपाल के जो सामंत थे, कुमारपाल के जो सामंत थे, मतलब इसके जो दरबारी थे, वो सामंत इसको चौहान के विरुद्ध भड़काते हैं। किसके विरुद्ध भड़काते हैं, चौहान के विरुद्ध भड़काते हैं। तो ये चीज आप में दिमाग में रखना कि आचार्य मेरुटुंग की जो पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि, वो हमें क्या जानकारी देती है कि कुमारपाल के जो सामंत थे वो चौहान के विरुद्ध कुमारपाल को क्या करते हैं, भड़काते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पुस्तक और कौन सी है ना, जय सिंह सूरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, हमीर मद मर्दन। कौन सी है, हमीर मद मर्दन। देखिए हमीर मद मर्दन जो पुस्तक है, बेसिकली जो किताब है, ये जो मेवाड़ के शासक थे उनके लिए लिखी गई है, जय सिंह के द्वारा, है ना। अब हमीर मतलब अमीर का घमंड तोड़ना, किसका, अमीर का घमंड तोड़ना। और यहाँ पर कौन सा अमीर का घमंड तोड़ा जाता है, इल्तुतमिश का घमंड तोड़ा जाता है। हालांकि ये जो सारी बात है अपन उस समय जब मेवाड़ पढ़ेंगे उस समय अच्छे से बात करेंगे। तो जय सिंह सूरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हमीर मद मर्दन। इसके अलावा बात करें कि राजशेखर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, राजशेखर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो प्रबंध कोश। ये पुस्तक, दो पुस्तकें हैं, ये भी हमको जानकारी देती है। ठीक है, अब इन पुस्तकों में क्या जानकारी मिलती है दिमाग में, इन पुस्तकों में क्या जानकारी मिलती है, जो अर्णोराज है उसी की एक पत्नी का नाम भी मिलता है, क्या नाम है, देवल ना। इस युद्ध की जानकारी मिल ही रही है, परंतु इसकी एक पत्नी का नाम भी मिलता है, देवल। परंतु इन सारी बातों का जो खंडन है ना, इन दोनों पुस्तकों का जो खंडन है, वो खंडन किसके द्वारा किया गया, मतलब इस बात को मानने से मना किसके द्वारा किया गया, तो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। गोपीनाथ जो शर्मा है वो इन सारी बातों को मानने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब देखिए इन्हीं के द्वारा हम बात करें तो इन्हीं के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण कराया, आना सागर। देखिए क्या होता है कि जब तुर्कों ने जब अजमेर पर आक्रमण किया था, तो इस प्रकार का भीष्म युद्ध हुआ था कि इस युद्ध में सारे तुर्कों को मार दिया गया। परंतु जब वर्षा ऋतु आई तो ये जो इनकी तुर्कों की जो लाशें थी वो सड़ने लग गई, बहुत ज्यादा बदबू आने लग गई। तो ये जो भूमि थी ये क्या हो गई, ये अपवित्र हो गई। इस भूमि को वापस पवित्र करने के लिए एक झील का निर्माण कराया गया। इस झील का क्या नाम है, आना सागर झील। दिमाग में ना, भूमि को पवित्र करने के लिए क्यों करवाया गया था, है ना, भूमि को पवित्र करने के लिए, भूमि को पवित्र करने के लिए। ठीक है, क्या कारण था, तुर्कों को मारा था, यहाँ पर तुर्कों को बहुत ज्यादा मारा था और बहुत ज्यादा खून से लथपथ हो गई थी ये भूमि। अब इस क्षेत्र को वापस पवित्र करने के लिए किसका निर्माण किया गया, इस आना सागर झील का निर्माण किया गया। अब मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, आना सागर झील जो है कौन सी नदी के पानी को रोककर इस आना सागर झील का निर्माण किया गया। और अपन बात करें, ठीक है, और ये आना सागर झील की जो जानकारी है ना,
ये जो जानकारी है कि इस आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, इसकी जानकारी दे रहा हमको बिजोली अभिलेख। कल हमने बात करी थी बिजोली अभिलेख के बारे में। बिजोलिया अभिलेख कौन दे रहा है भाई साहब इसकी जानकारी, बिजोली अभिलेख दे रहा है। और क्या दे रहा है कि इस आना सागर झील का जो निर्माण है, इसे आना सागर झील का जो निर्माण है वो कब किया गया, तो 1133 से लेकर 1137 के मध्य, 1133 ईस्वी से लेकर 1137 ईस्वी के मध्य इस आना सागर झील का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। ये अपनी आना सागर झील है, ठीक है। और जल्दी से कमेंट कर दो, हाँ कौन सी नदी, नदी कौन सी है, अगर नदी पूछ ले तो नदी है बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी। और इस बांडी की एक सहायक नदी होती है, बांडी की सहायक नदी है चंद्रा नदी, चंद्रा नदी। तो इस बांडी की सहायक नदी चंद्रा नदी के पानी को रोककर किसका निर्माण किया गया, आना सागर झील का निर्माण किया गया, ठीक है। अब इस आना सागर के झील के किनारे की बात करें कि सर इसके किनारे क्या क्या स्थित है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि आना सागर झील के किनारे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शाहजहां के द्वारा, किसके द्वारा, शाहजहां, जब मुगल बादशाह शाहजहां आएगा तो उसके द्वारा यहाँ पर 12 दड़ी का निर्माण किया जाता है, 12 दड़ी का निर्माण किया जाता है। किसका, मुगल बादशाह शाहजहां जो है वो आना सागर झील के किनारे 12 दड़ी का निर्माण करवा रहा है। और जो जहांगीर है, जहांगीर, ठीक है, यहाँ पर सुभाष उद्यान का निर्माण करवा रहा है, सुभाष उद्यान, ठीक है। अब इसका नाम सुभाष उद्यान क्या नहीं, इसका नाम क्या था, दौलत बाग था, दौलत बाग था। और देखिए याद कीजिए जहांगीर की जो पत्नी की वाइफ, मतलब पत्नी की माँ थी, मतलब जहांगीर की जो सास थी, नाम कमेंट करके बताना, जहांगीर की जो सास थी यहीं पर गुलाब से क्या बनाती थी, इत्र बनाती थी, ठीक है। आ जाइए और हम बात करें अनुराग के बारे में, तो जो खतरगज जैन है, खतरगज जैन, ठीक है, खतरगज जैन को क्या करी थी इसने, वो भूमि दान करी थी। खतरगज जैन को क्या कर रही है, भूमि दान कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि सभी धर्मों का क्या कर रहा है, जितने भी जो धर्म है सभी धर्मों का अनुसरण कर रहा है, सभी धर्मों की पालना कर रहा है, सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है। इसमें जैन धर्म भी प्रमुख है। और हम आगे बात करें कि इसके दरबारी विद्वान कौन कौन है भाई, दरबारी विद्वानों की मैं बात करूं, ठीक है, कि अर्णोराज के दरबारी विद्वान कौन कौन है। तो इसके दरबारी विद्वान, आईएमपी यही है कि आजकल दरबारी विद्वान, उनकी किताबें, ये सवाल जो है आरपीएससी सबसे ज्यादा पूछ रहा है। अभी तो आप देखिए कि अभी जो फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर होते हैं 3-4, उनमें फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछी गई है राशन हिस्ट्री से वो बुक्स पूछी गई है। तो बुक्स का जो है वो एक फ्री के नंबर मान सकते हैं आप। तो इसके दरबारी विद्वान में कौन है, देवबोध, दरबारी विद्वान पहले नंबर पर कौन है, देवबोध। दूसरे नंबर पे इसका दरबारी विद्वान कौन है, तो धर्मघोष, धर्मघोष, क्या नाम है, धर्मघोष। ये दोनों देवबोध और धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान है, तो अर्णोराज के दरबारी विद्वान है। इसके अलावा अर्णोराज में और बात करें तो पुष्कर में वराह मंदिर बनाया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। दिमाग में ना, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन, वराह मंदिर मतलब दिमाग में ना, वराह मंदिर इसका मतलब विष्णु का मंदिर, विष्णु का मंदिर, ठीक है। और वराह जो विष्णु जी का अवतार थे, शुक्र अवतार, उन्हीं को क्या बोला जाता है, वराह बोला जाता है। तो विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन, तो अर्णोराज है। दिमाग में ना, इसकी जो हत्या की गई, अगर हम बात करें कि इसकी हत्या किसके द्वारा की गई, तो इसकी हत्या जो है इसी के बेटे जगदेव चौहान द्वारा की गई, जगदेव चौहान द्वारा, इसके द्वारा की गई। इसी की जो हत्या है इसी के बेटे जगदेव चौहान द्वारा की गई। और जब इसके बेटे के द्वारा हत्या की जा रही है तो ये जो जगदेव चौहान है ये चौहानों का पितृहंता है, चौहानों का पितृहंता। दिमाग में ना, चौहानों का पितृहंता कौन है, जगदेव चौहान। मोस्ट आईएमपी है, इस लाइन को भी आईएमपी कर लो कि चौहानों का पितृहंता कौन है, जगदेव चौहान। परंतु जगदेव चौहान शासक नहीं बनता है, अगला शासक कौन बनेगा, विग्रहराज। अगला शासक कौन बनेगा, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। अगला शासक कौन है, विग्रहराज चतुर्थ। देखिए हमारा जो काम है, हमें राजाओं की वंशावली नहीं पढ़नी है,
हमें क्या पढ़ना है, जैसे जगदेव चौहान शासक बना, परंतु उसे हटाकर वापस शासक कौन बना, वीरराज चतुर। हमें प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ना है, हमें राजाओं की वंशावली नहीं पढ़नी है ना, आरपीएससी वंशावली पूछेगा, टर्मिनोलॉजी वही पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिक मैं आपको टर्मिनोलॉजी लिखवा दूंगा, परंतु हमें केवल राजाओं के बारे में पढ़ना है। विग्रहराज चतुर्थ एक मोस्ट आईएमपी शासकों में से एक है चौहान वंश के, ठीक है। इसका जो टाइम मिलता है 1158 से लेकर 1163 तक, काफी कम समय तक रहा था ये, परंतु काफी एक महत्वपूर्ण शासक में। इसी का एक अन्य नाम मिलता है बिसल देव चौहान, बिसल देव चौहान। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बिसल देव चौहान और विग्रहराज एक ही शासक है, अलग अलग शासक है, तो दिमाग में रखना ये दोनों एक ही शासक है। विग्रहराज का ही अन्य नाम हमको क्या मिलता है, बिसल देव चौहान इसका अन्य नाम मिलता है। आ जाइए अपना बात करें तो एक बहुत प्रचंड इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। बताइए डॉक्टर दशरथ शर्मा, हालांकि मैं किताब बता चुका हूं कल की क्लास में, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, दी अर्ली एंड चौहान डायनेस्टी, दी अर्ली एंड चौहान डायनेस्टी, दी अर्ली एंड चौहान डायनेस्टी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई। डॉक्टर दशरथ शर्मा विग्रहराज चतुर के शासनकाल को क्या कहकर संबोधित करते हैं कि ये चौहान कहाँ के थे, सपाद लक्ष्य के थे। कहाँ के थे, इनका मूल स्थान कहाँ से, मूल उद्गम स्थल कहाँ से, मैं कल बता चुका हूँ सपाद लक्ष्य के, कि चौहानों का मूल जो उद्गम स्थल है वो सपाद लक्ष्य है, और सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल, कि किसके काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल कहकर संबोधित कर रहे हैं, किसके काल को, विग्रहराज चतुर्थ के काल को, विग्रहराज चतुर्थ के काल को सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्यों, क्यों डॉक्टर दशरथ शर्मा कह रहे हैं कि इसी के द्वारा कुमार पाल को हराया गया, इसी के द्वारा किसको हराया गया, कुमार पाल को हराया गया। और ना केवल कुमार पाल को हराया जाता है बल्कि नाडोल को जीता, किसको जीता, इसी के द्वारा किसको जीता गया, नाडोल को जीता गया, इसके द्वारा पाली को जीता गया, ठीक है, इसी के द्वारा जालोर को जीता गया, ठीक है, और इसी के द्वारा चित्तौड़ को जीता गया। देख लीजिए किसको जीता जा रहा है, चित्तौड़ को जीता जा रहा है। तो आप सोच लीजिए जो व्यक्ति चित्तौड़ को हरा रहा है, जो शासक, जो चौहान शासक किसको हरा रहा है, चित्तौड़ को हरा रहा है, इसका मतलब वो कितना पावरफुल रहेगा, चित्तौड़ को हरा रहा है। सबसे एक महत्वपूर्ण शासकों में से एक है चित्तौड़, या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसी के अलावा बात करें तो दिल्ली में है ना, दिल्ली को तोमर से सीना, तोमर वंश है ना, तोमर कह दीजिए, इसको अपन तंवर वंश भी कहते हैं, तरह वंश से सीना। आप देख लीजिए दिल्ली पहले किसके हाथ में था, तोमर वंश या तंवर वंश के हाथ में था। ये तोमर छीनता है तथा दिल्ली पर चौहान सत्ता की स्थापना करता है, ठीक है। और चौहान सत्ता की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था, प्रथम चौहान शासक क्या था, प्रथम चौहान शासक था, जिसमें दिल्ली में क्या करी थी, अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। क्या कर ली थी, दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। और इसने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की है, इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख दे रहा है, तो इसकी जो जानकारी है दिमाग में रखना कि इसके द्वारा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया, और दिल्ली में तंवर वंश से उनके राजाओं को हराया गया, और वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसकी जानकारी हमको कौन सा अभिलेख दे रहा है, बिजोलिया अभिलेख दे रहा है। कौन सा अभिलेख दे रहा है भाई, बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख। देखिए आरपीएससी का जो ट्रेंड चल गया है वर्तमान में, तो दिमाग में हम जो कहते हैं अरे यार ये चीज वो इंपॉर्टेंट है क्या है क्या नहीं, पर हम जो पहले सोचते थे ना यार ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आरपीएससी वहीं से सवाल पूछी जा रही है, और जो हमें इंपॉर्टेंट लगती थी उनको आरपीएससी ने क्या कर दिया, साइड दरकिनार कर दिया। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए क्या खड़ी कर सकती है, एग्जाम में एक मुसीबत खड़ी कर सकती है। अगला देखिए, एक हमको मिलता है शिवालिक अभिलेख, दिल्ली में एक अभिलेख बनता है, दिल्ली का शिवालिक अभिलेख, शिवालिक अभिलेख। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ दिल्ली का जो शिवालिक अभिलेख है वो किसके द्वारा
लिखा गया और या फिर किसके द्वारा लिखवाया गया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख को क्या कह रहा है कि ये जो अभिलेख है ये मोस्टली जो अशोक का अभिलेख है, मौर्य काल का जो शासक था अशोक, ये अशोक का टोपरा अभिलेख है। अशोक का कौन सा अभिलेख है? ये अशोक का टोपरा अभिलेख है। और इस अभिलेख को कहां पर स्थापित कर दिया गया? इस अभिलेख को यहां पर लाया गया। कहां पर लाया गया? दिल्ली में लाया गया। इसलिए ये अभिलेख कौन सा हो गया? दिल्ली का शिवालिक अभिलेख हो गया। बाकी ये जो अभिलेख था ये अशोक का टोपरा अभिलेख है। टोपरा जो है हरियाणा में पड़ता है और इसी अभिलेख को क्या गया? दिल्ली का शिवालिक अभिलेख कहा गया। और इस शिवालिक अभिलेख के नीचे, इस शिवालिक अभिलेख के नीचे, इस शिवालिक अभिलेख के नीचे विग्रहराज क्या लिखवाता है कि मैंने संपूर्ण आर्यव्रत से मुस्लिमों के मूल अस्तित्व को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया गया है। अब मैं भी एक कहना चाहूंगा या मैं मेरे वंशजों को ये कहना चाहूंगा कि वो भी इन तुर्कों को कहां तक? कटक नदी तक, अटक नदी तक क्या रहे? इनको खदेड़े। अटक नदी इनको क्या नहीं करने दे? पार नहीं करने दे। तो क्या कहा गया है कि तुर्कों को मेरे वंशज कहां तक रखे? अटक तक रखे। अटक रखे मतलब हमारे उस समय आर्यव्रत की जो सीमा थी, हमारे देश की सीमा कहां तक थी? अटक तक थी। और याद कीजिए कि जब बाजीराव जो है, बाजीराव भी ये कहता है कि मैंने इन तुर्कों को, मुझे मेरी जो आर्यव्रत भारत की जो सीमा है वो अटक से कटक नदी तक रखनी है। इसका मतलब हमारा दिमाग में माइंड सेटल था कि कटक नदी से आगे, अटक नदी से आगे हमारे भारत की सीमा नहीं है। और उसके बाद में जब बूंदी का जो राजा था सुरजन जब अकबर के साथ संधि करता है तो उसमें एक बात और कहता है कि आपको जहां युद्ध करवाना है हम युद्ध करने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं अटक नदी से आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। इसका मतलब हमारे भारत की सीमा थी वो प्राचीन सीमा कौन सी नदी तक लगती थी? अटक नदी तक लगती थी। और याद कीजिए कि एक शासक, राठौड़ वंश में एक शासक और था जिसके द्वारा ना जो औरंगजेब था वो सबको अटक नदी पार करवा के सबको मारना चाहता था, सारे हिंदू राजाओं को मारना चाहता था, पर उस राजा ने किसी भी राजा को अटक नदी पार करने नहीं दिया था। इस कारण से जय जंगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता है। बीकानेर का राजा था, उस राजा का नाम भी कमेंट करके बताना। तो हमारे भारतीय इतिहास में अटक नदी और कटक नदी की किस प्रकार की महत्वाकांक्षा है, किस प्रकार की महत्वता है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे भारत की जो सीमा थी वो प्राचीन काल में हमारी भारत की सीमा कौन सी नदी तक लगा करती थी? अटक नदी तक लगा करती थी। कौन सी नदी तक लगा करती थी? अटक नदी तक लगा करती थी। हालांकि जो अशोक का टोपरा अभिलेख है इसको बाद में फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक इस टोपरा से कहां पर लेकर आ जाता है? दिल्ली में लाता है और दिल्ली में इस अभिलेख की क्या करता है? स्थापना करता है, जिसको अपन वर्तमान में दिल्ली का शिवालिक अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में ये रखिएगा। आ जाइए अपन आगे और बात करते हैं। अगला देखिए, इसी के द्वारा है ना अजमेर में संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया गया। क्या नाम है? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। किसका निर्माण करवाया गया? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया गया। और न केवल इस पाठशाला का निर्माण करवाया गया बल्कि इस पाठशाला की, इस स्कूल की जो दीवारें हैं, इस स्कूल की जो दीवारें हैं उस पर एक नाटक लिखा गया, हरिकेली जो नाटक है उसकी रचनाओं को लिखवाया, उसकी लाइनों को कहां पर लिखवाया। और बाद में जब भारत पर गुलाम वंश की स्थापना होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही इस संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तोड़कर यहाँ पर किसका 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया जाता है। परंतु ये आप कैसे भूल जाते हो कि आप किसी का रंग रूप बदल सकते हो, किसी का अस्तित्व नहीं बदल सकते। उसी प्रकार से ये कंठाभरण पाठशाला को आपने मस्जिद में तो तब्दील कर दिया, परंतु ये जो मूल है ये संस्कृत विद्यालय है, जिसमें आज भी यदि आप जाते हो तो आज भी आप हरिकेली नाटक की रचनाएं इसकी दीवारों पर देख सकते हो। तो दिमाग में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको तुड़वाकर किसका निर्माण कराया गया? 2.5 दिन के झोपड़े का, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया जाता है। किसका निर्माण करवाया जाता है यहाँ पर? 2.5 दिन
झोपड़े का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, किसका निर्माण करा? 2.5 दिन। अब अधिकतर लोगों का ये कंफ्यूजन है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो 2.5 दिन में बन के कंप्लीट हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक दरगाह है, यहाँ पर एक मजार है, क्या नाम है? पीर पंजाब शाह। पीर पंजाब शाह की यहाँ पर दरगाह है और इसी दरगाह में 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। तो क्यों लगता है वैसा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का, ठीक है, का क्या लगता है? उर्स लगता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। ठीक है, और याद कीजिए धारा नगरी के अंदर जो भोज परमार थे, कहां पर? धारा नगरी, एमपी के अंदर पड़ता है। धारा नगरी में भोज परमार भी किसका निर्माण करते हैं? इसे संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करते हैं। तो है ना, या सॉरी, संस्कृत पाठशाला का निर्माण, कंठाभरण नहीं, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा रहे हैं। और आ जाइए और अपन आगे और बात करते हैं इसी के अंदर। तो देखिए इसी के द्वारा, है ना, बिसलपुर गांव बसाया गया। इसी के द्वारा क्या बसाया गया? बिसलपुर गांव बसाया गया। कौन सा गांव बसाया गया भाई? बिसलपुर गांव। तो बिसलपुर गांव बसाने का जो उल्लेख है, या बिसलपुर गांव बसाया, वो किसके द्वारा बसाया गया? वो बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बसाया गया। और बिसलपुर गांव बसाया गया तो इसी के द्वारा बिसल देव, है ना, सॉरी, बिसलपुर झील का निर्माण करवा रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? ये बिसलपुर झील का भी निर्माण करवा रहा है। किसका निर्माण करवा रहा है? बिसलपुर झील का निर्माण कराया। और झील का निर्माण करवाएगा तो इसी झील के किनारे अभी वर्तमान में, हालांकि ये जो गणेश्वर जो शिवजी का मंदिर है, एक शिवजी के मंदिर का निर्माण करवा रहा है। हालांकि वर्तमान में जो मंदिर है बिसलपुर बांध के डूब चुका है, तो ये पर शिव मंदिर का निर्माण कराता है। इसका निर्माण करवाएगा शिव मंदिर का। और इस शिव मंदिर का नाम क्या है? गोणेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर, क्या नाम है? गोणेश्वर महादेव मंदिर का क्या करवाता है ना? गोकर्णेश्वर है, गोणेश्वर क्या, तो ये इसको गोकर्णेश्वर भी कहा जाता है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का क्या करवा रहा है? निर्माण करवा रहा है। ये चीज भी आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। आगे और हम बात करें कि फिर हमने बात करें इसके नाटकों की बात करें हम, है ना, कि बिसल देव के द्वारा या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए। तो सबसे पहला नाटक कौन आएगा? हरिकेली वाला। हरिकेली सबसे पहला नाटक कौन सा आएगा? हरिकेली नाटक आएगा। और मैं बता चुका हूँ इस हरिकेली नाटक की जो रचना है, इसकी जो लाइन है, वो कहाँ पर लिखी गई है? कंठाभरण पाठशाला पर। कंठाभरण पाठशाला पर इसकी क्या लिखी हुई है? इसकी लाइनें लिखी हुई है। जस्ट पढ़ा अपन ने, इसी की जो लाइन है वो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला पर इसकी लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, और इसी हरिकेली में जो विग्रहराज है उसको एक उपाधि दी गई है। क्या उपाधि दी गई है? इसको एक उपाधि दी गई है कि ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज, तो दिमाग में ना मोस्ट टाइम की है कि ललित विग्रहराज जो है वो किसे कहा गया है? तो विग्रहराज चतुर्थ को ललित विग्रहराज भी कहा गया है। कहां पर कहा गया है? कि हरिकेली नाटक में कहा गया। कौन से नाटक में कहा गया? हरिकेली नाटक में कहा गया। और अपन बात करें, ठीक है, इसी के समय के एक लेखक है भारवी। ठीक है, इसी के समय के एक लेखक है भारवी, और भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम, है ना, किरातार्जुनीयम नामक एक क्या लिखी गई है? पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक है? किरातार्जुनीयम नामक एक पुस्तक लिखी गई है। और ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक किससे रिलेटेड है? अर्जुन व भगवान शिव के युद्ध से रिलेटेड है ना। अर्जुन और भगवान शिव के युद्ध से रिलेटेड। याद कीजिए जब अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पे बहुत ज्यादा क्या हो गया था? मान हो गया था। तो भगवान जो शिव है, भगवान शिव क्या करते हैं? एक शिकारी का वेश करते हैं। किसका वेश करते हैं? शिकारी का वेश करते हैं, और अर्जुन के घमंड को तोड़कर उसे आशीर्वाद देते हैं। तो इस सारी जो बातों का उल्लेख है वो इसके द्वारा किया गया है। तो शिव और अर्जुन के युद्ध की हमको क्या दे रही है? जानकारी देती है। इसके अलावा और अपन आगे बात करें, ठीक है, अब हम बात करें दरबारी विद्वान की हम बात करें कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। हम इसके दरबारी विद्वानों की बात करें कि इसके दरबार में कौन से विद्वान थे, तो एक विद्वान है सोमदेव। क्या नाम है? सोमदेव। और सोमदेव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो ललित विग्रहराज लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी गई? ललित विग्रहराज। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी गई? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज
किसके द्वारा लिखी गई? सोमदेव के द्वारा लिखी गई। और इस ललित विग्रह राज के अंदर ही हमको क्या जानकारी देती है कि एक इसमें प्रेम, विग्रह राज की प्रेम कहानी, विग्रह राज की प्रेम कहानी की जानकारी देती है। और किसके साथ प्रेम था? तो दिल्ली की एक राजकुमारी थी, दिल्ली की राजकुमारी, ठीक है, क्या नाम है? देवल दे। इस दिल्ली की राजकुमारी देवल दे के साथ क्या थे? प्रेम संबंध थे। इस प्रेम संबंध की क्या देती है? जानकारी देती है। प्लस ये किताब एक हमको और क्या जानकारी देती है? इसके अलावा ये किताब हमको एक क्या जानकारी दे रही है कि गजनी का एक शासक था खुसरो शाह, ठीक है, गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया, ठीक है। युद्ध के अंदर जो विग्रह राज चतुर थे वो गजनी के शासक खुसरो शाह को क्या कर रहा है? पराजित कर रहा है, तथा हराने के बाद है ना, कौन सा है ना, बबेरा गांव, कौन सा? बबेरा गांव की क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है। तो ये जानकारी हमको क्या मिलती है? ये जानकारी हमको मिलती है। कौन से गांव में हरा रहा है? तो अगर पूछ ले आपको कौन से गांव है, वर्तमान में शेखावटी में पड़ता बाबरा गांव करके, आप शेखावटी में दिमाग में, शेखावटी में गांव पड़ता बाबरा गांव। इसी बाबरा गांव के अंदर है ना, जो विग्रह राज चतुर थे वो गजनी के शासक खुसरो शाह को हरा रहा है, ये चीज दिमाग में। और हम बात करें अब इसकी उपाधियों की बात करते हैं। इसकी विग्रह राज चतुर्थ की उपाधियां कौन कौन सी है भाई? क्या हो गया? विग्रह राज चतुर्थ की उपाधियां कौन कौन सी है? तो आप बताइए, खुद बताइए, ठीक है। पहली उपाधि इसकी कौन सी? बिसल देव, ठीक है, बिसल देव। दूसरी उपाधि उसकी कौन सी है? कवि बंधव। दूसरी उपाधि कौन सी है? कवि बंधव। कवि बंधव भी किसकी उपाधि? इसी की उपाधि है, ठीक है। और इसकी उपाधि कौन सी है? किलहॉर्न। इसकी उपाधि कौन सी है? किलहॉर्न है। मतलब इसकी जो तुलना है वो कालिदास और भवभूति के द्वारा की गई। तो इसकी जो तुलना है ना, तुलना कालिदास व भवभूति के द्वारा की, भूति के साथ की गई कि ये लेखन शैली में, विग्रह राज लेखन शैली में कालिदास और भवभूति के समान है। अब सोचिए कितना शानदार रहा होगा, ठीक है। और हम विग्रह राज में आगे हम बात करें तो एक जैन मुनि थे, जैन मुनि। और इन्हें जैन मुनि के कहा कि यार ठीक है, आपके इस एरिया में पशु हत्या होती है, कोई बात नहीं, परंतु कम से कम एकादशी वाले दिन, कौन से वाले दिन? एकादशी वाले दिन तो कम से कम पशुओं की हत्या मत होने दो। तो इस जैन मुनि धर्मघोष के कहने पर, ठीक है, एकादशी वाले दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि किसके कहने पर विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा पशु हत्या पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक जैन विद्वान और थे, कौन थे? जीनदत्त सूरी, ठीक है, क्या नाम है? जीनदत्त सूरी, ठीक है। और इन जीनदत्त सूरी के ही जब निर्माण हुआ था, इनकी जब मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु पर इनकी समाधि का निर्माण करवाया, ठीक है। और इनकी समाधि पर कौन सा? दादाबाड़ी का निर्माण कराया, दादाबाड़ी का निर्माण करवाया। ये चीज मेरी दिमाग में, इनकी समाधि पर दादाबाड़ी का निर्माण कराया था। और इन जीनदत्त सूरी के द्वारा शांति का संदेश दिया गया। कौन सा? शांति का संदेश दिया गया था, शांति का संदेश दिया जा रहा। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी आप दिमाग में रखिएगा। और अपन बात करें, ठीक है, तो एक व्यक्ति है नरपति नालन, है ना, नरपति नालन, क्या नाम है? नरपति नालन। और नरपति नाले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, नाम है पुस्तक का? बिसल देव रासो, एक पुस्तक लिखी। अब ये जो पुस्तक लिखी गई, इस पुस्तक से भी हमको, इस किताब से भी हमको किसकी जानकारी मिल रही है? बिसल देव की जानकारी मिल रही है। खास बात क्या है? इस किताब की जो भाषा है, वो गोडवाड़ी है। इस किताब की जो भाषा है वो गोडवाड़ी है। अब ये जो गोडवाड़ी जो भाषा है, ये कहाँ बोली जाती है? पाली की जो बाली तहसील है, पाली में कौन सी तहसील पड़ती है? बाली, है ना। और
जालोर की जो आहोर तहसील है, आहोर, इसके मध्य ये भाषा बोली जाती है। कहां से दिमाग में ना कि पाली की जो बाली तहसील है और जालोर की जो आहोर तहसील है, इन तहसील के मध्य, इस मध्य क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हो गया, ठीक है, अगले अब अपन आगे बात करें कि पृथ्वीराज का जो बेटा था, है ना, पृथ्वीराज का बेटा आपर गंगे अब अगला राजा बनता है, परंतु आपर गंगे को पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी से हटाता है तथा पृथ्वीराज द्वितीय स्वयं राजा बनता है। तो बिसलदेव के बाद आपर गंगे राजा बनता है परंतु पृथ्वीराज द्वितीय उसे गद्दी से हटाकर अगला शासक बनता है। ठीक है, तो हमारा अगला शासक कौन सा है? पृथ्वीराज द्वितीय। हेडिंग लगाई पृथ्वीराज द्वितीय। अभी पृथ्वीराज द्वितीय जो है वो पृथ्वीराज तृतीय नहीं है, आप जो मान रहे हो पृथ्वीराज चौहान, ये वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, ये पृथ्वीराज द्वितीय है। दिमाग में रखना, इन्हें पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा ही हास्य अभिलेख क्या किया गया? एक अभिलेख है हास्य अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हास्य अभिलेख है। ये हांसी गांव में, हरियाणा में हांसी गांव जो पड़ता है, उस हांसी गांव के अंदर हमको क्या प्राप्त हुआ है? ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख के अनुसार क्या कह रहा है कि इसी के द्वारा, किसके द्वारा? इसी के द्वारा हांसी पर अधिकार किया गया। क्या किया गया? हांसी पर अधिकार किया गया। और अधिकार करने के बाद यहाँ का जो प्रशासक है, ठीक है, अपने मामा कल्हण को, है ना, कल्हण गुहिल को, किसको? अपने मामा कल्हण गुहिल को यहाँ का क्या बनाया गया? यहाँ का प्रशासक बनाया गया। ठीक है, प्रशासक बनाया गया। और यहीं पर एक महल लगवाया। क्या बनाया? एक महल बनवाया। और इसी महल के अंदर कौन सा अभिलेख लगवाया? ये हास्य अभिलेख लगवाया। और ये जो हास्य अभिलेख है, यही हमको क्या जानकारी दे रहा है? ये जो हास्य अभिलेख है, यही हमको जानकारी दे रहा है। याद कीजिए मेरी पहली क्लास से, जो पहली क्लास में अपने क्या पढ़ा था, ये हास्य अभिलेख ये कह रहा है कि जो चौहान है, ये चौहान कौन से वंशी है? चंद्रवंशी है। तो चौहानों को चंद्रवंशी कौन सा अभिलेख बता रहा है? हांसी जो अभिलेख है ये चौहानों को चंद्रवंशी बता रहा है। और दिमाग में रखना, इसी अभिलेख को पढ़ने के बाद जो जॉर्ज थॉमस है ना, इसी अभिलेख को पढ़ने के बाद जो जॉर्ज थॉमस है वो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम क्या करे? राजस्थान में सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? राजस्थान शब्द का प्रयोग। कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? इसका मतलब राजस्थान को राजस्थान कहने वाला जो पहला अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? वो हास्य अभिलेख है। मोस्ट टाइम पे है कि राजस्थान को राजस्थान कहने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? वो हास्य अभिलेख है। और अपन आगे बात करते हैं एक अभिलेख के बारे में, और बात करते हैं कि जो गौड़ अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? गौड़ अभिलेख है। कौन से अभिलेख की बात कर रहे हैं? गौड़ अभिलेख की बात कर रहे हैं। अब इस गौड़ अभिलेख में क्या खास बात है? दिमाग में रखना, ये जो गौड़ अभिलेख है ये भीलवाड़ा में लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर लगा हुआ है। और भीलवाड़ा में भी दिमाग में ना, मेनाल के जो क्षेत्र है वहां पर ये लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक शिव मंदिर है। भीलवाड़ा में एक क्या है? शिव मंदिर है। और ये शिव मंदिर है, ये पृथ्वीराज द्वितीय की जो रूठी रानी है, इस रूठी रानी के द्वारा ही सुहाव देवी, पृथ्वीराज इसकी, है ना, जो पृथ्वीराज द्वितीय है, पृथ्वीराज द्वितीय एक रूठी रानी है, रूठी रानी सुहाव देवी। इस सुहाव देवी के द्वारा ही इस मंदिर का क्या करवाया जा रहा है? निर्माण करवाया जा रहा है। इस मंदिर का क्या करवाया जा रहा है? निर्माण करवाया जा रहा है। और दिमाग में रखना, ये भीलवाड़ा में कहाँ पर? मेनाल में पड़ता है। भीलवाड़ा में कहाँ पर? मेनाल के अंदर मंदिर है। और इस शिव मंदिर का जो नाम है, इस शिव मंदिर का जो नाम है वो क्या है? सुहावेश्वर मंदिर। सुहावेश्वर
शिव मंदिर, सुहेश्वर शिव मंदिर। इस मंदिर का नाम है जिसका निर्माण इसी की रूठी रानी सुहाव देवी करवा रही है। और इस अभिलेख से हमको जानकारी क्या मिल रही है, मेन हमारी क्या है, जानकारी। इसी अभिलेख से हमको क्या मिल रही है, जानकारी क्या मिल रही है। तो ठीक है, अजमेर हमको इसको जानकारी क्या मिल रही है, तो ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वीराज द्वितीय उसने अपने बाहुबल के जोर पर, किसके जोर पर, बाहुबल के जोर पर अजमेर पर अपना आधिपत्य करा था, अजमेर का राजा बना था। तो पृथ्वीराज द्वितीय अपने बाहुबल से अजमेर का शासक बन रहा है, अजमेर का शासक बन रहा है। साथियों, जो कंटेंट मैं भी यहाँ आपको मुहैया करवा रहा हूँ, मान के चलिएगा पॉसिबल ही नहीं है। आप 17 किताबों की तरफ भगोगे तब जाके आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो वो कंटेंट मैंने यहाँ दिया, तो आप खुद सोचिए कितना मोस्ट आईएमपी कंटेंट है। एग्जाम में यदि यहाँ से कोई सवाल नहीं आया तो इसका मतलब मान के चलना आपसे वो क्या फिर पूरे राजस्थान से वो सवाल सॉल्व नहीं होगा, इतनी गारंटी ले रहा हूं मैं। आ जाइए, ये पृथ्वीराज द्वितीय था, इसी के कोई संतान नहीं थी, ये निष्पुत्र है ना, ये बिना पुत्र के मरा था, बिना संतान के मरा। इसे किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी, बिना संतान के इसकी क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी, बिना संतान के इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर याद कीजिए, है ना, अपन पढ़ेंगे सोमेश्वर के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, सोमेश्वर चौहान के बारे में। आप सोमेश्वर कह दीजिए या सोमेश्वर चौहान कह दीजिए। याद कीजिए आप कुमारपाल, और कुमारपाल की एक बहन थी, कौन, कांचन देवी। ये कुमारपाल की बहन कांचन देवी का पुत्र, कुमारपाल की जो बहन थी कांचन देवी, ये उसका पुत्र था। ठीक है, अब अपना इसका जो मामा है, मामा कौन है, कुमारपाल। ठीक है, तो दिखती बात है, अपने मामा की हेल्प करेगा ये। तो इसके मामा कोंकण पर क्या करते हैं, कोंकण पर आक्रमण करते हैं, कोंकण पर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। और जब कोंकण पर आक्रमण कर रहे हैं तो दिखती बात है, इस कोंकण अभियान के दौरान इसका सेनापति कौन रहेगा, जब कोंकण पर अभियान करा जा रहा है तो इसका सेनापति कौन रहेगा, सोमेश्वर चौहान। ठीक है, इसके मामा कुमारपाल के द्वारा जब कोंकण पर अधिकार किया गया, कोंकण पर आक्रमण किया गया, तो यह कोंकण पर जब आक्रमण किया गया तो उस समय इसका सेनापति किसे बनाया गया, सोमेश्वर चौहान को बनाया गया। और जब कोंकण पर आक्रमण किया गया तो यहाँ का जो शासक था, ठीक है, यहाँ का जो शासक था क्या नाम है, मल्लिकार्जुन। इसे मल्लिकार्जुन की क्या की गई, हत्या की गई। ठीक है, और मल्लिकार्जुन की हत्या करने वाले व्यक्ति कौन है, सोमेश्वर। अब आपको सर कोंकण, अरे भाई सीधी बात है, क्या आज ब्लू है पानी, और ब्लू पानी कहाँ रहेगा, गोवा में रहेगा। तो कोंकण का ही दूसरा नाम क्या है, गोवा है। गोवा पर क्या किया गया, अधिकार किया गया। अब छोरा बड़ा हो गया तो बड़े होने क्या करनी पड़ेगी, शादी करवानी पड़ेगी। और इसकी जो शादी करवाई गई वो है ना, शादी करवाई गई वो किसके साथ करवाई गई, कर्पूरी देवी के साथ करवाई गई। किसके साथ करवाई गई इसकी शादी, कर्पूरी देवी कराते। एमपी में चेदी वंश है, चेदी में जो कलचुरी वंश है, ये कलचुरी वंश के अचल राज की बेटी थी। कौन से, कलचुरी वंश के अचल राज की बेटी, इसकी जो कलचुरी वंश है, एमपी में जो चेदी है, चेदी वंश में एक वंश आता है कलचुरी वंश, और वहीं का इसका मंदिर है। इसी के अलावा हम आगे बात करें, सोमेश्वर के समय ही बात करें तो अजमेर में वेदनाथ मंदिर बनवाया। अजमेर में वेदनाथ मंदिर बनवाया। अजमेर में कौन सा मंदिर बनवाया, अजमेर में वेदनाथ जो मंदिर है, इस वेदनाथ मंदिर का क्या करता है, निर्माण कराता है। और इस वेदनाथ मंदिर की खास बात क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि इस वेदनाथ मंदिर में क्या खास बात है, तो इस वेदनाथ मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति लगा रहा है, भगवान विष्णु की मूर्ति लगवा रहा है, और ब्रह्मा जी की मूर्ति लग रहा है। मतलब त्रिदेवों की मूर्ति, कौन से देवों की, त्रिदेवों की मूर्ति लगवा रहा है। कौन से देवों, कितने देवों की, त्रिदेवों की मूर्ति इस मंदिर में, कौन से, अजमेर के वेदनाथ मंदिर में त्रिदेवों की मूर्ति लगवा रहा है। ठीक है, और इसी के द्वारा 5 मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और इन 5 मंदिर में 5 कल्प वृक्ष लगाए गए।
क्या लगाया गया, इसी के द्वारा 5 मंदिर का निर्माण करवाया गया और 5 मंदिर में 5 क्या कर रहे हैं, 5 वृक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। और ये जो 5 मंदिर बनवा रहा है, दिमाग बनाइए, ये जो 5 मंदिर बना रहा है इसमें स्वयं की तथा अपने पिता, बताओ ऐसा कौन है इसका पिता, अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति लगवा रहा है, इसकी स्वयं की तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति लगवा रहा है। और दूसरी चीज दिमाग में, सबसे मोस्ट आईएमपी, जो चौहान वंश को विप्र श्री वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कह के संबोधित कर रही है, मतलब चौहान वंश के जो शासक है वो कौन से, विप्र गोत्र के ब्राह्मण हैं, ये कह के संबोधित कौन कर रहा है, ये बिजोल अभिलेख कर रहा है। तो इसी के शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख, इसी के शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया। इसी के शासनकाल में कौन सा अभिलेख लगवाया गया, बिजोलिया अभिलेख लगाया गया। और इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर इसको एक उपाधि दी गई है ना, बिजोलिया अभिलेख के अंदर किसको, सोमेश्वर चौहान को एक उपाधि दी गई है, प्रताप लंकेश्वर, ठीक है। तो प्रताप लंकेश्वर हमको किसकी उपाधि मिलती है, सोमेश्वर चौहान की उपाधि मिलती है। कौन सा अभिलेख में मिलती है, तो बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। कौन सा अभिलेख में मिलती है भाई हमको, बिजोलिया अभिलेख के अंदर प्रताप लंकेश्वर की क्या मिल रही है, एक उपाधि मिल रही है। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अरे भैया अब अगला शासक पढ़ेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण शासकों में से एक है चौहान वंश के। तो हेडिंग लगाइए पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान। महत्वपूर्ण है, ये मान के चलिए कि भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पृथ्वीराज चौहान वो युद्ध नहीं हारते तो हो सकता है भारत में कभी मुस्लिम सत्ता स्थापित ही नहीं हो पाती। तो आ जाइए हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। क्या टाइम है, 1177 से 1192, ये इनका क्या मिलता है, इनका टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। इनके पिता का नाम अगर पूछ ले आपसे, पिता का नाम क्या है, तो सोमेश्वर चौहान, इनके पिता का नाम क्या है, सोमेश्वर चौहान। और इनकी माता का नाम तो कर्पूरी देवी, इनकी माता का नाम क्या है, कर्पूरी देवी, ठीक है। इनकी जो संरक्षिका है, इनकी संरक्षिका भी कौन थी, कर्पूरी देवी थी। छोटी सी उम्र के अंदर इनके पिता सोमेश्वर चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद अगला राजा किसे बनाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को बनाया जाता है। परंतु अल्प आयु में होने के कारण, छोटी उम्र में होने के कारण ये राजपाट नहीं संभाल सकते थे। इस कारण पृथ्वीराज चौहान के नाम से ही कौन है, कपूरी देवी जो थी, वो कपूरी देवी क्या करती है, इस राजपाट को संभालती है ना। मात्र 11 वर्ष की उम्र में, दिमाग में 11 वर्ष की उम्र में क्या बने थे, ये शासक बने थे। अगर पूछ ले हुए कभी ये बताइए पृथ्वीराज चौहान किस उम्र में शासक बने थे, तो मात्र 11 साल की उम्र में क्या बने थे, ये शासक बने थे। इनके प्रमुख मंत्रियों की अगर मैं बात करूं, इनके प्रमुख मंत्री कौन कौन है, तो इनके प्रमुख मंत्री कौन कौन है, तो है ना कदमवास, है ना, जिसको अपन कैमास के नाम से जानते हैं, कदमवास, जिसको अपन कैमास के नाम से भी जानते हैं, कदमवास बोल दीजिए या कैमास बोल दीजिए। इसके अलावा भुवनमल, ये भी इनके एक प्रमुख मंत्री थे। इसके अलावा भुवनमल थे, कैमास थे, कदमवास थे, स्कंद थे, वामन थे, वामन, ये इनके क्या थे, ये सब इनके प्रमुख मंत्री थे। एक इनका अगर पूछ ले, है ना, आरपीसी ने एक बार पूछा गया है कि इनका एक गुजराती मंत्री कौन था। अगर पूछ लो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में गुजराती मंत्री कौन था, तो दिमाग में ना जो सोठ था, क्या नाम है, सोठ जो था वो इनका गुजराती मंत्री था। आ जाइए आगे पढ़ो, आगे और बात करें। देखिए पृथ्वीराज चौहान जब शासक बने, क्या बनते, पृथ्वीराज चौहान जब शासक बनते हैं तो उस समय की इनकी स्थिति के बारे में देखिए। इनकी जो स्थिति के बारे में अगर चर्चा करें तो इनके घर में, है ना, इनके घर में इनका विरोधी कौन था, इनका स्वयं का चचेरा भाई, इनका स्वयं का जो चचेरा भाई था, है ना, वो इनका क्या था, विरोधी था। इनके पड़ोस में अगर मैं बात करूं, पड़ोसी,
तो पड़ोसी में कौन सा वंश है? चंदेल वंश। कौन सा वंश है पड़ोस में? चंदेल वंश है ना। चंदेल वंश जो था, चंदेल के शासक थे ये क्या थे, है ना, चंदेल वंश इनका वो था। प्लस घेड़वाल, घेड़वाल वंश, घेड़वाल वंश इनका क्या था? इनका दुश्मन था। और हम बात करें चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, ये तीनों जो वंश थे, ये तीनों वंश पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? दुश्मन थे। और इसके अलावा हम बात करें विदेशी, विदेशी, तो विदेशी में कौन था? गौरी। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान के तीन जो दुश्मन थे, कौन कौन थे? घर के अंदर इनका स्वयं का चचेरा भाई था, पड़ोस में चंदेल वंश इनका दुश्मन था, घेड़वाल वंश इनका दुश्मन था, और चालुक्य वंश इनका दुश्मन था। विदेशी में बात करें तो मोहम्मद गौरी क्या थे? इनके दुश्मन थे। अब हम थोड़ी सी आगे बात करें, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग लगाओ, नागार्जुन, नागार्जुन तथा, नागार्जुन तथा अपर गंगे का विद्रोह, अपर गंगे का दमन, ठीक, नागार्जुन तथा अपर गंगे का दमन, या इसके विद्रोह, आप कुछ भी लिख दीजिए। देखिए इसमें क्या रहता है कि ये जो नागार्जुन रहता है, अपर गंगे और नागार्जुन आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में मिल जाते हैं, और मिलकर ये जो गुड़ग्राम है या गुरुग्राम है, गुड़ग्राम गांव पर क्या होता है? कब्जा कर लिया जाता है। यहाँ पर कर लिया जाता है, गुड़ग्राम गांव पर कब्जा कर लिया जाता है, दिल्ली के बहुत पास होते हैं, यहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है। तथा इस युद्ध में जो नागार्जुन है अपना सेनापति भेजता है, किसकी सहायता के लिए? अपर गंगे की सहायता के लिए अपना एक सेनापति भेजता है, देवभट्ट, देवभट्ट। परंतु पृथ्वीराज इनको हराकर, हराकर उन्हें किस पर अधिकार कर लेता है? उन्हें गुड़गांव पर अधिकार कर लेता है। उन्हें किस पर अधिकार कर लेता है? गुड़गांव पर। पुणे क्या करता है? गुरुग्राम के लीजिए, गुड़गांव के लीजिए, इस पर पुणे इसका अधिकार हो जाता है। और अपन आगे बात करें तो दिमाग में ना भंडानको का विद्रोह, भंडानको का दमन, क्या करता है? भंडानको का दमन करता है पृथ्वीराज। भंडानक कौन थे? ये भंडा कौन थे? तो दिमाग में रखिएगा, पंजाब में जो सतलज प्रदेश था, कौन सा प्रदेश? पंजाब के, पंजाब के सतलज, पंजाब के सतलज, पंजाब के जो सतलज प्रदेश का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में भंडार हुआ करते थे। और इन्हीं के द्वारा, है ना, क्या किया गया? इन्हीं के द्वारा मथुरा, मथुरा, अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में क्या की जाती थी? बहुत ज्यादा लूट मार की जाती थी। क्या की जाती थी? भंडारकों के द्वारा, इनके द्वारा बहुत ज्यादा लूट मार की जाती थी। और इस लूट मार के कारण बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हुआ करती थी पृथ्वीराज चौहान को। तो 1182 के अंदर, कब? 1182 के अंदर भंडारकों के जो विद्रोह को है पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? खत्म कर देता है। और इन सब की जो जानकारी है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा भंडारकों के जो विद्रोह को क्या किया गया? खत्म किया गया, उनका दमन किया गया। इसके द्वारा जीनपति सूरी करता है, जो जैन विद्वान है, जैन विद्वान जीनपति सूरी, जीनपति सूरी, जीनपति सूरी इस बात का क्या कर रहे हैं? उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, अगला युद्ध देखिए, अगला है महोबा या तमोल का युद्ध। महोबा, महोबा या तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध, महोबा या तुमुल का युद्ध, महोबा या तुमुल का युद्ध। कब हो रहा है ये महोबा तुमुल का युद्ध? तो 1182 ईस्वी में। कब हो रहा है महोबा तुमुल का युद्ध? 1182 के मध्य। किसके दे है ना? तो चौहान, चौहान वशिष्ठ चंदेल, चंदेल शासकों के मध्य हो रहा है। चौहान इस समय कौन रहेगा? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव चंदेल, परमार्दी देव चंदेल इस युद्ध में भाग लेते हैं। और इनके मध्य युद्ध होता है। परमार्दी देव चंदेल की दो सेनापति थे, सेनापति, परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, अलाउद्दीन, अल्लाह व उदल।
आला व उदल। कहते हैं बहुत शानदार सेनापति थे, हालांकि इस युद्ध के अंदर इस परमादिदेव चंदेल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और इन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन दोनों की हो जाती है मृत्यु, परंतु इतनी बहादुरी के साथ लड़े थे कि आज भी जो महोबा क्षेत्र है, महोबा क्षेत्र के लोकगीतों में याद किया जाता है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप युद्ध हार रहे हो जीत रहे हो, परंतु आप यदि अपना 100% दोगे, ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप मेहनत कर रहे हो तो आज नहीं, आज के नेक्स्ट एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, परंतु आप कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हो, कितनी शिद्दत के साथ उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कार्यरत रहते हो। तो उसी प्रकार से ये जो आला उदल थे, आला उदल के द्वारा क्या किया गया, उस शिद्दत के साथ इस युद्ध में लड़ा गया कि आज भी वहां के जो महोबा के जो लोकगीत है, उन लोकगीतों के अंदर इसे क्या किया जाता है, याद किया जाता है, उनकी वीरता को याद किया जाता है। ठीक है, परमादिदेव चंदेल को हरा दिया गया, और हराने के बाद महोबा का जो प्रशासक है, प्रशासक दिमाग में ना, महोबा का परमादिदेव चंदेल को युद्ध में हराने के बाद महोबा का जो प्रशासक है वो किससे बनाया गया, पुंजन राय को बनाया गया। पुंजन राय को महोबा का क्या बनाया गया, प्रशासक बनाया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पुंजन राय को कहाँ का प्रशासक बनाया गया, महोबा का प्रशासक बनाया गया। अगला देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा था, कहाँ अपना अपने क्या पढ़ा था, चंदेल वंश के बारे में पढ़ लिया था अपने कि चंदेल वंश में किस प्रकार से हमने इसके चचेरे भाई अपर गंगे के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज चालुक्य के बारे में। तो हेडिंग लगाइए पृथ्वीराज चौहान वर्सेज चालुक्य, हेडिंग लगाइए पृथ्वीराज चौहान वर्सेज चालुक्य, है ना, पृथ्वीराज वर्सेज चालुक्य, पृथ्वीराज वर्सेज चालुक्य। चालुक्य शासक मैं बता चुका हूं, चालुक्य शासक कौन था, भीमराज था, है ना। चालुक्य मतलब गुजरात के थे, तो चालुक्य राजा कौन था, भीमराज द्वितीय, है ना, ये भीम द्वितीय। चालुक्य शासक कौन था, भीमराज कहते थे भैया, भीम द्वितीय थे। देखिए क्या था कि एक आबू के अंदर एक परमार राजकुमारी थी, क्या थी, परमार राजकुमारी थी। क्या नाम था परमार राजकुमारी का, इच्छनी देवी, इच्छनी देवी, क्या नाम है परमार राजकुमारी, इच्छनी देवी। इस इच्छनी देवी से विवाह पृथ्वीराज भी करना चाहता था, और इसी इच्छनी देवी से जो विवाह है वो कौन करना था, भीमराज भी करना चाहता था। परंतु जो ऊपर के जोड़ियां तो भाई साहब स्वर्ग में बनकर आती है, ठीक है। तो अब इस इच्छनी देवी का जो विवाह है, इस इच्छनी देवी का विवाह किसके साथ हो गया, पृथ्वीराज चौहान के साथ हो गया। और जब पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह हो गया था तो एक युद्ध लड़ा जाएगा, नागौर का युद्ध, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा बेटा, नागौर का युद्ध 84 के अंदर युद्ध लड़ा जाएगा, और इस युद्ध में किसकी जीत हो जाती है, पृथ्वीराज की जीत। इस युद्ध में किसकी जीत हो जाती है, किस किस के मध्य लड़ा जाएगा, पृथ्वीराज वर्सेस चालुक्य के मध्य युद्ध लड़ा जाएगा। चालुक्य शासक कौन था, भीम द्वितीय था। कारण क्या था कि आबू की परमार राजकुमारी थी इच्छनी देवी, इससे विवाह दोनों करना चाहते थे। क्या चाहते थे, दोनों इससे विवाह करना चाहते थे, परंतु पृथ्वीराज इस युद्ध में जीत जाता है। और पृथ्वीराज शादी कर लिया, वैसे ही जीत गया वैसा, है ना। अब शादी हो गई तो जीतना तो ही है, ठीक है। अब हालांकि कुछ कुछ किताबें कहती है कि युद्ध नहीं होता है, युद्ध नहीं हुआ, और क्या हो गई, वह और संधि हो गई। तो आप दोनों दिमाग में ना, युद्ध हुए तो भी मान के चलिए, और नहीं हुए तो भी मान के चलिए। और संधि के लिए किसको, जगदेव चौहान को, सॉरी जगदेव परिहार को भेजा गया था। तो दिमाग में ना, संधि के लिए किसको भेजा गया था, संधि के लिए जगदेव चौहान को भेजा गया। संधि के लिए किसको भेजा गया, जगदेव चौहान को। और भेजने वाले कौन थे, चालुक्य थे। कि चालुक्य ने कि भाई साहब पृथ्वीराज चौहान के पास जा रहा है, कहते भाई क्या पड़ा युद्ध में, है ना, अपन दोनों भाई भाई है यार, अपन वीरू है, संधि कर लो। संधि के लिए किसको भेजा था, जगदेव चौहान को भेजा था। संधि के लिए किसको भेजा गया, जगदेव चौहान को भेजा गया। अब सबसे खतरनाक है चौहान और गेहड़वाल विवाद, चौहान व गेहड़वाल विवाद, चौहान और गेहड़वाल विवाद की। अब कौन से विवाद की बात करेंगे, चौहान और गेहड़वाल विवाद की बात करेंगे। देखिए अब ये विवाद होने के पीछे कारण क्या था, हम कारण की बात करें कि क्यों चौहान वंशी और गेहड़वालों के मध्य क्या हुआ था, विवाद हुआ था। तो ठीक है, सबसे पहले क्या, चंदेल
वह घेड़वाल गठबंधन। ठीक है, मैं एक चीज बता चुका हूँ, दुश्मन का दुश्मन आपस में क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। तो जो चंदेल थे ये भी किसके थे, पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन थे। घेड़वाल जो है वो भी किसके दुश्मन, पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन है। दूसरी चीज, राज्य की विस्तारवादी नीति कि दोनों, पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का क्या करना चाहता था, प्रसार करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था, और जो घेड़वाल है वो भी अपने राज्य का क्या करना चाहते थे, प्रसार करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। तो इस नीति के तहत। दूसरी थी दिल्ली की सत्ता का प्रश्न। ठीक है, घेड़वालों में जो राजा था वो जयचंद था। क्या था, घेड़वालों का जो शासक था वो जयचंद था। जयचंद जो था और पृथ्वीराज ये आपस में क्या थे, रिश्तेदार थे। अब जो दिल्ली का जो था वो जयचंद का नाना लगता था और इधर पृथ्वीराज चौहान का भी क्या लगता था, रिश्तेदार लगता था। अब उसने जयचंद घेड़वाल को दिल्ली का राजा ना बनाकर दिल्ली का राजा किसको बना दिया, पृथ्वीराज चौहान को राजा बना दिया। परंतु जयचंद पृथ्वीराज चौहान से उम्र में भी बड़ा था और अपने आप को पृथ्वीराज चौहान से श्रेष्ठ मानता था और ये मानता था कि दिल्ली का राजा कौन हूं, दिल्ली का राजा तो मैं ही बनूंगा। परंतु दिल्ली का राजा किसे बनाया गया, पृथ्वीराज चौहान को बनाया गया। तो इस बात को लेकर भी क्या हो गया, एक विवाद हो गया। प्लस दूसरी बात करें, जो जयचंद की बेटी थी, जयचंद की बेटी संयोगिता, इस संयोगिता से विवाह किसके द्वारा कर लिया गया, इस संयोगिता से जो विवाह है वो पृथ्वीराज द्वारा कर दिया गया था। पृथ्वीराज संयोगिता से विवाह किसके द्वारा कर लिया गया, पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता से क्या कर लिया गया, वो पता आपको स्वयंवर के अंदर, आपने पृथ्वीराज हरिहर मूवी देखी होगी, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जाता है, एक देखता है कि एक पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति है वो बाहर द्वारपाल के रूप में लगाई जाती है। फिर संयोगिता उसको जाकर क्या डाल देती है, हार डाल देती है, उसको अपना पति स्वीकार करती है। मुझे तो साथ बाद में मजा तब आता है जब साक्षी होती है, वो कहती है कि जमाई साहब मेरी बेटी का क्या रखना, ख्याल रखना। तो आप खुद देखिए, शादी हो गई तो हो गई। अब इस बात को अधिकतर इतिहासकार ठुकराते हैं और अधिकतर इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं। तो इस बात का समर्थन कौन करते हैं, ठीक है, कौन कौन से इतिहासकार, हमको इतिहास में नहीं जाना है, बिल्कुल मैं विद्वान नहीं बनना, हमें केवल एग्जाम क्लियर करना है कि कौन कौन से इतिहासकार इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा संयोगिता से क्या किया गया, विवाह किया गया। दूसरी थी है ना, सीवी वैद्य, विनायक चिंतामणि वैद्य, है ना। और आगे हम बात करें गोपीनाथ शर्मा जो है वो भी इस बात को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। गोपीनाथ शर्मा भी इस बात को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अब विवाद हो गया, घेड़वाल जो था वो चुप हो गया, उसने कहा नहीं, समय आने पर इसको हम बताएंगे। तो अब एक युद्ध होगा, तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, तराइन का प्रथम युद्ध। कब होगा तराइन का प्रथम युद्ध, जल्दी से कमेंट करके बताना। तराइन का प्रथम युद्ध कब होगा, तो 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध होगा। और देखिए ये जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ये तराइन जो नामक जो स्थान है वो कहां पर पड़ता है, तो हरियाणा के अंदर तराइन नामक स्थान पड़ता है, करनाल के अंदर। ठीक है, दिमाग में ना एक मोहम्मद गोरी रहेगा, मोहम्मद गोरी पहले कहां जाता है, गुजरात जाता है। मोहम्मद गोरी पहले, सुनना पहले इस पूरी बात, मोहम्मद गोरी पहले कहां जाएगा, गुजरात जाएगा। और जब गुजरात जाता है तो गुजरात में कौन सा वंश, चालुक्य वंश। गुजरात में कौन से वंश है, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का राजा कौन है, मूलराज द्वितीय। चालुक्य वंश का राजा कौन है, मूलराज द्वितीय। इसको मूलराज द्वितीय भी कहते हैं, ये भीम द्वितीय भी कहते हैं अपन इसको, भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय उस समय छोटा था, क्या था, उस समय छोटा था। तो भीम द्वितीय की एक माता थी नायिका देवी, ठीक है। और नायिका देवी, जब मोहम्मद गोरी को पता चला कि यार गुजरात में चालुक्य वंश है और उसका राजकुमार छोटा है, तो अपन किस पर अधिकार करते हैं, पहले चालुक्य के ऊपर अधिकार करते हैं, फिर अपन राजस्थान पे क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। तो इस अधिकार को लेकर एक युद्ध होता, आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध होता, आबू का युद्ध। किस किस के मध्य हो रहा है आबू का युद्ध, चालुक्य वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य एक कौन सा युद्ध होता है, आबू का युद्ध हो रहा है। और कहते हैं कि आबू के युद्ध में
मोहम्मद गोरी को नायिका देवी भगा भगा के कूटती है। ठीक है, कौन से युद्ध में? आबू के युद्ध में। जब आबू के युद्ध में इसको भगा भगा के कूटती है तो यार गुजरात में पार नहीं पड़ेगी, अपन कहाँ पहुंचे? और राजस्थान पहुंचे। तो इस युद्ध से बचकर, इस युद्ध से हार कर जो मोहम्मद गोरी है वो कहां पर आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। और आ बैर मुझे मार वाली स्थिति में तबर हिंद पर, तबर हिंद, ठीक है, तबर हिंद कह दो या भटिंडा कह दो, तबर हिंद पर या भटिंडा पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। इस पर अधिकार कर लेता है, तबर हिंद पर या भटिंडा पर अधिकार कर लेता है। हालांकि भटिंडा पंजाब में है, मैं राजस्थान पंजाब वाले रास्ते से आता है, तो टबर इंडिया भटिंडा पर अधिकार कर लेता है। और जो टबर हिंद था उस समय किसके पास था? पृथ्वीराज चौहान के पास था। टबर हिंद किसके पास था? पृथ्वीराज चौहान के पास था। तो अब युद्ध कौन सा होगा? गौरी वसेज, गौरी वसेज पृथ्वीराज। अब युद्ध किसका होगा? गौरी वसेज पृथ्वीराज। और ना केवल इस युद्ध में पृथ्वीराज गौरी को मारता इसको बुरी तरह से कूटता है, परंतु इसको जिंदा छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? जिंदा छोड़ देता है। गौरी कहता है कि देख तू मुझे जिंदा तो छोड़ रहा है, परंतु आगे तो बहुत पछताएगा, मैं वापस आऊंगा। उसने कहा ठीक, तू आजा, तेरी इच्छा हो जितनी बार आजा। तो ये दिमाग में ना कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज, और गौरी इसमें युद्ध में हार जाता है, परंतु पृथ्वीराज उसे क्या छोड़ देता है? जिंदा छोड़ देता है। दिमाग में रखना है ना। अगर आपसे पूछ ले कि जब तबर इन पर अधिकार किया गया था तो यहाँ का प्रशासक गौरी किसे बनाता है? तो काजी जियाउद्दीन को। ठीक है, यहाँ का प्रशासक किसे बनाता है? प्रशासक तो काजी जियाउद्दीन को, है ना। काजी जियाउद्दीन को मोहम्मद गोरी तबर हिंद का क्या बनाता है? प्रशासक बनाता है। क्या बनाता है? प्रशासक बनाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज की मदद किसके द्वारा की गई थी? इसकी मदद करने वाला व्यक्ति कौन है? या इस युद्ध में इसका सेनापति कौन है? अगर पूछ ले कि इसकी सेनापति कौन है, तो गोविंदराज, है ना। कौन है? गोविंद राज तोमर। ठीक है, इसका सेनापति कौन है? गोविंदराज तोमर जो है इस युद्ध के अंदर इसका क्या था? सेनापति था। अब अगला युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक एक साल बाद कौन सा युद्ध? अब गौरी पूरा अंदर से भर चुका है, अब उसे एनी हाउ अपनी हार का क्या लेना था? बदला लेना था। तो कब होगा? 1192 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होगा। अब जयचंद भी क्या है? जो गौरी का साथ देगा, क्योंकि जयचंद जो है वो भी पृथ्वीराज चौहान का क्या है? एक दुश्मन है। तो अब जयचंद भी गौरी का साथ देता है, और इस युद्ध में दिमाग में रखना गौरी प्लस साथ में कौन रहेंगे? जयचंद। जयचंद, हालांकि जयचंद दिमाग में ना, जयचंद साथ केवल इसलिए देता है कि जीत के बाद गौरी को केवल अपनी हार का बदला लेना था, और जयचंद को पता था कि गौरी वापस अपने देश जाएगा, और गौरी को इसी शर्त पर उसने मदद करी थी कि दिल्ली जो है वो दिल्ली किसको मिलेगी? जयचंद को मिलेगी। वसेज दिमाग में ना पृथ्वीराज। ठीक है, इस युद्ध में इन दोनों की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। इस युद्ध में इन दोनों की जीत हो जाती है। इस पृथ्वीराज की इस युद्ध में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। फिर आप सबको पता है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ कहाँ ले जाया जाता है? काबुल कंधार ले जाया जाता है। और वहां पर जब ये बात पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी जाती है, और पृथ्वीराज का ही एक साथी था कविराज चंद्रबरदाई भट्ट। ठीक है, ये पृथ्वीराज का चंद्रबरदाई भट्ट का जो वास्तविक नाम मिलता है वो पृथ्वीराज ही मिलता है, पृथ्वी भट्ट, राज नहीं पृथ्वी भट्ट मिलता है। चंद्रबरदाई कहाँ जाता है? चंद्रबरदाई जाता है काबुल कांधार, गजनी जाता है, और वहां जाकर क्या कहता है गौरी को कि आपने एक ऐसे कलाकार को, ऐसे व्यक्ति को बंदी बना रखा है जिसने भारतीय इतिहास में, भारतीय धर्म शास्त्रों में केवल दो ही व्यक्ति थे जो शब्द भेदी बाण चला सकते थे, एक तो भगवान राम के पिताजी और दूसरे कौन है? हमारे पृथ्वीराज है। उसने क्या बात करा? बिना आंखें नहीं होने के बाद भी केवल आवाज सुन के क्या चला सकता है? बिल्कुल तीर चला सकता है। ठीक है, इस कार्यक्रम को हम जरूर देखना चाहेंगे। चंद्रबरदाई जाता है पृथ्वीराज के पास, कहता है कि इस प्रकार से आपको अपनी हार का बदला लेने के लिए आपको क्या मिला? एक मौका मिला है। मैं आपको जो लाइन बोलूंगा उसके अनुसार आपको आइडिया लगाना है कि गौरी कहां पर बैठा हुआ है। जब मैदान में जा रहा है तो कहा जाता है 4 बाज 24 उंगल अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। और ये बात सुनकर
कहते हैं कि गौरी कहता है कि तीर चलाओ पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज पर क्या चलाई जाती है, पृथ्वीराज तीर चलाता है, वो जाकर डायरेक्ट किसको लगता है, मोहम्मद गौरी को लगता है। मोहम्मद गौरी वहीं पर ही ढेर हो जाता है। परंतु चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने पहले ही ये योजना बना रखी थी कि हम किसी अन्य के हाथों नहीं मरेंगे, हम दोनों स्वयं को खत्म कर देंगे। तो इस तीर चलाने के बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे की तलवार घोंपकर या कटार घोंपकर एक दूसरे के प्राणों की आहुति देते हैं और अपना स्वाभिमान है उस स्वाभिमान को कायम रखते हैं। अब सवाल अधिकतर जो वामपंथी इतिहासकार है कि ये पूछते हैं कि यार हम तो राजस्थान ने क्या किया ऐसा, तो भाई साहब हम तो केवल एक तराइन का द्वितीय युद्ध हारे थे। इस युद्ध में हारते ही भारत की सत्ता पर इस्लामिक जो कंट्री है, इस्लामिक सत्ता स्थापित हो गई थी। तो क्या बंगाल नहीं था, क्या दक्षिण नहीं थे? आप लोग इस पर अधिकार कर लेते। हम बाद में एक केवल खानवा का युद्ध हारते हैं, खानवा का युद्ध हारते ही क्या मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी क्या? तो आपको देख लीजिए भारतीय इतिहास में राजस्थान के राजाओं का कितना बड़ा महत्व रहा है कि हम केवल एक युद्ध हारने के कारण भारत सदा के लिए क्या हो चुका, इस्लामी जो सत्ता है, इस्लामिक स्टेट के कब्जे में आ चुका है। तो आप ये चीज देखिएगा। आ जाइए अपन इसमें बात करें तो अफगान ले गया था, इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें कारण क्या था? अगर कारण पूछ ले कि ये पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध क्यों हारा था, तो पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था चामुंडे राय। क्या नाम है? चामुंडे राय। ठीक है, ये अन्य किसी युद्ध में मौजूद था, अन्य किसी युद्ध में मौजूद था। इस कारण से चामुंडे राय इस तराइन के द्वितीय युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाया था, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध हार गया था। जिस कारण पृथ्वीराज चौहान क्या हार गया था? युद्ध हार गया था। इन सभी की जो जानकारी है, इन सभी की जो जानकारी है वो जानकारी वो कहां से मिलती है? पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो से हमको क्या मिलती है? ये सारी जानकारी मिलती है। ये जो सारी जानकारी मैंने आपको जो बात बताई, ये सारी जानकारी हमको कहां से मिलती है? पृथ्वीराज रासो से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, आ जाइए अब पृथ्वीराज के हार के कारण की अगर मैं बात करूं, अगर अपन आरएस मेंस के अकॉर्डिंग बात करें कि पृथ्वीराज एक हार क्यों गया था, तो सबसे पहले पृथ्वीराज इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज की मदद करने के लिए एक भी पड़ोसी राज्य पृथ्वीराज का साथ नहीं देता, क्योंकि पृथ्वीराज अपने करीब सारे पड़ोसी राज्यों के साथ क्या कर चुका था? एक दुश्मनी मोल ले चुका था। दूसरी बात है, तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद भी उसने मोहम्मद गौरी को क्या एक है ना कहते हैं एक नीति के तहत है ना कि भाई साहब जो चौहान है, जो राजपूत है, जो क्षत्रिय एक निशस्त्र पर हाथ नहीं उठाते, शस्त्र पर हथियार नहीं उठाते, तो इसके तहत उसने उसको जाने दिया था। दूसरी चीज बात करें तो गौरी को अब 1 साल मिल गया था पूरे युद्ध करने के लिए, तो इस कारण भी इस युद्ध में क्या हो जाता है? हार होता है। प्लस गौरी एक कूटनीति के तहत इस युद्ध में भाग लेता है। और अपन बात करें तो गौरी ने क्या करा था कि इस युद्ध के अंदर हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। किसके कौन सा हथियार? हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, जिस कारण इस युद्ध में इसकी जीत हो गई थी। अब हम आगे बात करें कि ये जो बात है, इस की जो बात है कि गौरी को पुनः मतलब पृथ्वीराज को कहाँ ले जाया जाता है कि गजनी लेके जाया जाता है, उसे अंधा कर दिया जाता है, इस प्रकार का जो पूरा प्रकरण है, ये बात कहने वाला केवल एकमात्र व्यक्ति पृथ्वीराज चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंदर इस बात का जिक्र करता है। परंतु एक इतिहासकार है हसन निजामी। क्या नाम है? हसन निजामी। क्या नाम है? हसन निजामी। हसन निजामी क्या कह रहा है कि हसन निजामी जो है वो अपनी पुस्तक ताज उल मासिर के अंदर, क्या नाम है? ताज उल मासिर के अंदर, ठीक है, ताज उल मासिर के अंदर क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज को गौरी भी तराइन के द्वितीय युद्ध में माफ कर देता है, उसे क्या वापस छोड़ देता है, और कुछ समय तक पृथ्वीराज जो चौहान है वो अजमेर पर अधिकार करता है और गौरी के साथ वापस विद्रोह करता है। किसी अन्य युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। तो ये बात कह के संबोधित कौन कर रहा है? ताज उल मासिर, मतलब हसन निजामी ये बात कह के संबोधित कर रहा है। चौहान अपने चंद्रबरदाई क्या कह रहा है कि गजनी लेकर मारा गया, और ताज उल मासिर के जो लेकर के हसन निजामी क्या कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को भी द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में माफ कर दिया गया और उसे अजमेर का पुनः राजा बना दिया गया, परंतु पृथ्वीराज चौहान वापस किसी अन्य युद्ध में गौरी के हाथों मारा जाता है। ठीक, ये चीज दिमाग में रखना। अगर आपसे पूछ ले कि जो पृथ्वीराज की जो घोड़ा है, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या, तो दिमाग में नाट्यरंबा। नाट्यरंबा, ये नाट्यरंबा जो है ये किसका नाम है? पृथ्वीराज के घोड़े का नाम। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या है, तो नाट्यरंबा जो है पृथ्वीराज के घोड़े का नाम है। अब देखिए इसका महत्व क्या है, इस युद्ध का महत्व क्या है, तो दिमाग में एक ना तुर्की जो है, तुर्की सत्ता भारत में स्थापित होगी, प्लस
इसी युद्ध के बाद एक इंडो जो तुर्की जो शैली है, ईरानी जो शैली है स्थापित की, उस ईरानो शैली का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, मतलब मिलन हुआ। इसके अलावा बात करें कि पृथ्वीराज चौहान या हिंदू सत्ता सदा के लिए दिल्ली से मतलब खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जितनी भी जो सत्ता आई है वो इस्लामिक सत्ता आई है। चाहे आप दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश पढ़ लीजिए, चाहे आप मुगल वंश पढ़ लीजिए, करीब 800 से 900 साल तक दिल्ली पर अब सत्ता किसकी स्थापित हो गई, इस्लामिक सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, प्लस इसी के साथ भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन की क्या हुई शुरुआत हुई, भक्ति आंदोलन की क्या हुई शुरुआत हुई, जिसमें कवाली वगैरह थी, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये चीज दिमाग में ना आ जाइए। अब हम बात करें कि और एक अगर बौद्ध धर्म से अगर दिमाग में रखें कि इस मुस्लिम सत्ता के बाद ही भारत में बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से क्या होने लग गया था, पतन होने लग गया था। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें कौन से तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिखाई देने लगती है। तो आप इन सारी बातों के लिए आप आरएस मेंस की तैयारी करो, थोड़ा सा आप दिमाग में लगा के इन सारी बातों को अपने शब्दों में पिरो सकते हो। तो ये कला मैंने आपको दी है, ये काम मैंने आपको दिया कि आपको ये जो जितनी जो बातें बताई है मैंने, ये आप दिमाग में रखिएगा। आ जाइए, हम बात करें कि सांस्कृतिक उपलब्धियां कि पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी, पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी। तो दिमाग में रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की गई, कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, पद्मनाभ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पद्मनाभ को क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और दिल्ली के पास में, किसके पास में, दिल्ली के पास में पिथौरागढ़ की क्या की स्थापना की, किसके द्वारा, पृथ्वीराज के द्वारा। ठीक है, इसी कारण पृथ्वीराज को राय पिथौरा के नाम से भी क्या है, जाना जाता था। और अपन आगे बात करें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो देखिए, और अपन बात करें तो इसके दरबारी विद्वान की अगर मैं बात करूं, दरबारी विद्वान की अगर मैं बात करूं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन थे, तो पहला रहे चंद्रबरदाई भट्ट, है ना, चंद्रबरदाई का दूसरा नाम क्या है, पृथ्वी भट्ट, पृथ्वीराज नहीं है, पृथ्वी भट्ट। चंद्रबरदाई जो है इसकी उपाधि है, किसकी, चंद्रबरदाई की उपाधि है। और इन्हीं के द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई, पृथ्वीराज रासो। साथियों, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं जो आपको जवाब देना है कि पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम बताइए। कि पृथ्वीराज रासो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को पूरा किसके द्वारा किया गया। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति है जयानक, ये भी पृथ्वीराज का दरबारी विद्वान है। और जयानक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो पृथ्वीराज विजय। कौन सी पुस्तक लिखी गई है, पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज विजय जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये जैनक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, पृथ्वीराज विजय जैनक के द्वारा लिखी गई, है ना। वागीश्वर जनार्दन अगला विद्वान है, वागीश्वर जनार्दन, ये भी पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान है। और दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं, तो विद्यापति गौड़ जो है ये भी किसके, ये भी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान है। और हम बात करें विश्वरूप, है ना, विश्वरूप, ये विश्वरूप जो है ये भी पृथ्वीराज चौहान के क्या है, दरबारी। विश्वरूप भी जो है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी। तो दिमाग में आपसे डायरेक्ट कभी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न जो इतिहासकार है, निम्न जो विद्वान है वो किसके दरबारी विद्वान, तो इस प्रकार के इनके दरबारी विद्वान है। अब पृथ्वीराज चौहान की उपाधियों की मैं बात करूं, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि की बात करूं तो क्या है, राय पिथौड़ा। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि क्या है, राय पिथौड़ा किसकी उपाधि है, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है। और मैं बात करूं राय पिथौड़ा, इसके अलावा दल पुंगल, ये दल पुंगल भी किसकी उपाधि मिलती है हमको, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि मिलती है। दिमाग में दल पुंगल भी पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है, ये भी पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है। इसके अलावा बात करें कि मैं मंत्री बता चुका हूँ, पृथ्वीराज चौहान के मंत्री कौन कौन से हैं, तो कैमास और भुवनमल, ये कैमास और भुवनमल ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी मतलब मंत्री थे, ये चीज दिमाग में रखना। अब पृथ्वीराज चौहान की जानकारी चंद्रबरदाई दे रहा है और नासिर जो है ना, हसन निजामी भी पृथ्वीराज चौहान की क्या देता है, जानकारी देता है। तो ये जो अजमेर के जो चौहान वंश थे, अजमेर के चौहान वंश का इतिहास यहीं तक ही है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन रणथंभौर के चौहान।
रणथंभौर के चौहान भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।